से मंदिर से। आज हम पाठ 5वां शुरू करेंगे। पाठ 5वां का नाम है संगठन। संगठन दूसरा कार्य है जो प्रबंध के द्वारा किया जाता है। पहला कार्य था प्लानिंग यानी नियोजन। सबसे पहले प्रबंधक प्लानिंग करते हैं यानी नियोजन करते हैं, उसके बाद संगठन करते हैं, उसके बाद कंट्रोलिंग है, नियुक्तिकरण है, ये सारे कार्य आगे से आगे करते हैं। जो हमने पहले पार्ट में 5 जो स्टेप पढ़े थे वो स्टेप बाय स्टेप आपके चैप्टर आएंगे। तो पहले नियोजन हमने कंप्लीट कर लिया, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, उद्देश्य निर्धारित कर लिए और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प भी चूज कर लिया है। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने विकल्प चूज कर लिया है। तो अब उसके बाद उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ेगी, क्रियाएं किस तरह की होगी, कौन क्रियाएं करेगा, किस तरह के योग्यता वाला व्यक्ति वो क्रियाएं कर सकता है, ये सब के बारे में सोचा जाता है संगठन में। संगठन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्य की पहचान की जाती है, यानी कौन कौन से कार्य करने हैं उनकी पहचान की जाती है तथा कार्य को बांटा जाता है कर्मचारियों में और कार्य को जो है कर्मचारियों में बांटा जाता है, उनका वर्गीकृत किया जाता है, कर्मचारियों को काम सौंपा जाता है और कर्मचारियों को उनके अधिकार समझाए जाते हैं। अधिकार और जिम्मेदारियां यानी उत्तरदायित्व दोनों ही कर्मचारियों को समझाए जाते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको ही संगठन कहते हैं। मैंने संगठन की डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी है जो 6 एमएल ने दी है। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम यानी कोई उद्यम के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है, यानी किसी भी उद्यम के, किसी भी कंपनी के जो भी जितने भी कार्य है उनकी पहचान की जाती है। हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए तो हमें ये सोचना है कि उस उद्देश्य को पाने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने होंगे। तो उन सारे कार्यों की पहचान की जाती है संगठन की प्रक्रिया में। तो सारे कार्यों की पहचान करना एवं वर्गीकृत किया जाता है। कार्यों की पहचान होने के बाद उनको छोटे छोटे भागों में बांटना और जो एक तरह के कार्य है उनका ग्रुप बना लेना, उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है। और जो कार्य हमने बांटे, जो भी कार्य छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांटा है, उन सारे कार्यों को हमें व्यक्तियों में यानी कर्मचारियों को सौंपना होगा। सारे जितने भी कर्मचारी है उन सबको अपने अपने कार्य सौंप दिए जाए एवं उनको उनके अधिकार और जिम्मेदारियां भी समझा दी जाए। अधिकार और जिम्मेदारी इसलिए समझाने की बात हो रही है कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये रिलेशन भी क्लियर होना चाहिए। तो संगठन की प्रक्रिया में ये निश्चित होता है कि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, ये सारा इसी संगठन में डिसाइड होता है। इसी संगठन का ढांचा तैयार करते समय ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। इसमें अभी नियुक्तिकरण नहीं आया है, यानी हमने कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की है, पर हमने संगठन में यह सोच लिया है कि किस तरह की जॉब हमारे पूरे संगठन में किस तरह की जॉब्स होगी और उस जॉब्स को भरने के लिए कैसी योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। अब देखिए इसमें जैसे हमें सेल्स मार्केटिंग का काम है तो उस समय सेल्स मार्केटिंग में हमने देखेंगे कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और कैसी योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जो मार्केटिंग में ज्यादा होशियार हो, जिनको मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी हो, मार्केटिंग करना उन्हें बहुत अच्छे से आता हो, यानी बाजार में जाकर वस्तु को बेचना, वस्तु का प्रदर्शन करना ये बहुत अच्छे तरीके से आता हो। तो इस तरह की योग्यता वाले जिन्होंने MBA वगैरह कुछ किया हो या कोई डिग्री प्राप्त हो, इस तरह की योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे संगठन में कितनी पोस्ट होगी यानी कितनी जॉब्स होगी, कितने कर्मचारी की आवश्यकता है और किस तरह के योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता होगी, कौन किसके पास कितने अधिकार होने चाहिए और किसके पास कितने अधिकार और जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो ये सारे निर्णय संगठन में लिए जाते हैं, यानी संगठन का एक प्रक्रिया में पूरा
उसका ढांचा तैयार किया जाता है कि वो किस तरह से कार्य करेगा। तो हम आगे इसके सीधे प्रक्रिया के स्टेप भी पढ़ेंगे कि संगठन किस तरह से कार्य करता है, तो इसके सीधे स्टेप पढ़ रहे हैं। अब संगठन की प्रक्रिया के कदम। संगठन प्रक्रिया के 4 कदम हैं, यानी संगठन प्रक्रिया किस तरह से शुरू होगी और किस तरह से खत्म होगी, उसके 4 स्टेप है। उसका पहला स्टेप है कार्य की पहचान तथा विभाजन, यानी उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं उसकी पहचान करेंगे तथा विभाजन, और जो सारा कार्य जो होगा उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा। मतलब एक कार्य तो कोई कर नहीं सकता, एक बहुत बड़ा कार्य जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उस कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। और हर एक हिस्सा यानी हर एक यूनिट एक वर्क कहलाएगी, एक जॉब कहलाएगी जो एक कर्मचारी करेगा। यानी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद हर हिस्सा एक कर्मचारी पूरा करेगा, यानी वो हर हिस्सा एक कार्य होगा और वो कार्य को एक व्यक्ति पूरा करेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कार्य की पहचान करना, फिर उसका विभाजन करना, यानी कार्य को एक बार पहचान लो कि किस तरह के कार्य करने हैं, फिर उस कार्य को उसको बांट लो और हर कर्मचारी को कार्य सौंप दो। अब हर कार्य को यहाँ बांटना इसलिए जा रहा है ताकि कर्मचारियों में विशिष्टीकरण आ सके। हर कर्मचारी अपने कार्य में माहिर होगा और उसको उसी के लायक वाला काम और एक ही काम दिया जाए तो उसमें विशिष्टीकरण आ जाएगा। एक ही काम को बार बार करने से विशिष्टीकरण ही आता है। तो कार्य का पहले विभाजन करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में और हर हिस्सा एक कर्मचारी को कार्य पूरा करने के लिए दिया जाएगा। अब इसमें मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे आपने किसी पार्टी का आयोजन किया है, आपने सोचा कि आपको एक दिन पार्टी करनी है और उस पार्टी का आपने आयोजन किया और आपने अपने आयोजन करने के लिए पार्टी को पूरा करने के लिए आपने 10 दोस्तों को बुलाया। 10 दोस्तों को बुलाने के बाद आपको ये तो पता है कि आपको पार्टी करनी है, यानी पूरा सम्मेलन या समारोह करना है, पर उस समारोह को करने के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं। तो आप सब लोग बैठ कर पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से कार्य होते हैं, यानी समारोह करने के लिए किस तरह के कार्य होंगे और कौन कौन से कार्य होंगे। कार्य डिसाइड करने के बाद आप कार्य को बांट देंगे। जैसे समारोह में सबसे पहला है डेकोरेशन, दूसरा है खाना और तीसरा है गेस्ट को इनविटेशन देना, गेस्ट का वेलकम करना, और भी छोटे मोटे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो जिसने समारोह का आयोजन किया है वो अपने सारे दोस्तों को एक एक कार्य सौंप देगा, यानी एक दोस्त को कैटरिंग का काम सौंपेगा, एक को डेकोरेशन का काम सौंपेगा, एक को गेस्ट लिस्ट पकड़ाएगा, हर दोस्त को कोई ना कोई कार्य दे देगा। तो इससे क्या होगा, कार्य तो सही समय पर पूरा होगा और एक ही काम एक दोस्त को मिलने की वजह से उसका पूरा फोकस उसी काम पर रहेगा और हर दोस्त अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा। तो प्रबंध में भी यही होता है, यानी एक संगठन में भी यही होता है। प्रबंधक जो है सारे कर्मचारियों में काम बांट देते हैं, तो सारे कर्मचारियों का ध्यान जो है सिर्फ एक ही काम पर होता है और वो उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, जिसकी वजह से विशिष्टीकरण आता है। तो ये विभाजन के ये फायदे होते हैं। दूसरा है विभागीकरण। विभागीकरण का मतलब कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। विभागीकरण का मतलब होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी डिपार्टमेंट बना देना, विभाग बनाना। एक तरह के कार्य जो भी कार्य बांटे गए, तो जो एक तरह के कार्य है उनका एक ग्रुप बना देना और ग्रुप बना के उसका एक विभाग बना देना। जैसे फॉर एग्जांपल समझाती हूँ, एक संगठन में जो भी सेल्स से जुड़े कार्य है, यानी जो भी सेल्स से जुड़े यानी बिक्री से जुड़े जो भी कार्य है उसका एक ग्रुप बना देना और उसको एक विभाग में रखना, यानी सेल्स विभाग में रखना। जैसे मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, पैकिंग है, लेबलिंग है
किसके क्या कर्तव्य होंगे, ये निर्धारित इसमें किया जाता है। तो कर्तव्य का निर्धारण में सबको हम ये निर्धारित करेंगे कि किसके क्या कर्तव्य होंगे, यानी जो भी प्रबंधक है वो अपने कर्मचारियों, यानी जो भी कर्मचारी है, जो भी एम्प्लॉइज एक संगठन में कार्य कर रहे हैं, वो उनको जॉब देगा, यानी उनको कार्य सौंपेगा। जॉब देने का मतलब उनको कार्य सौंपेगा। अब कार्य सौंपते समय वो ये ध्यान में रखेगा कि किस कर्मचारी की क्या योग्यता है, उसको उसी योग्यता अनुसार वो कार्य सौंपे। और इस समय अगर वो थोड़ी सी भी ये गलती कर ले कि जिसके पास जैसी योग्यता है वैसा कार्य न सौंपे, तो वो असफलता की ओर जा सकता है, यानी उसे कोई सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, बाजार से जुड़े हुए उसको नॉलेज है, सारा ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि उसको मार्केटिंग ज्यादा योग्यता वाला है, वो मार्केटिंग में ज्यादा उसका दिमाग चलता है, उसके बाद भी उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाली जॉब दी गई तो वो अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसको नॉलेज सेल्स विभाग का है, लेकिन उसको डाला प्रोडक्शन विभाग में, तो वो वहाँ पर क्या करेगा, वो इतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो प्रबंधक होते हैं वो सोच समझ कर सारे एम्प्लॉइज की योग्यता अनुसार उन्हें कार्य सौंपा जाता है। कर्तव्य का निर्धारण, यानी अब हर एक एम्प्लॉइज के, हर एक मैनेजर के क्या कर्तव्य होंगे, और कर्तव्य से जुड़े हुए उनको सारे अधिकार भी दिए जाएंगे। यानी यहाँ पे जो है बड़े प्रबंधक होंगे वो सबको समझाएंगे कि उनके क्या क्या कर्तव्य है, अपनी जॉब से जुड़े हुए उनकी क्या जिम्मेदारी है, जो उनका कार्य सौंपे है तो उनकी कार्य से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां समझाएंगे, और साथ ही साथ जिम्मेदारियों के साथ ही साथ उन्हें अधिकार भी देंगे। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें थोड़े, जो एक प्रबंधक को, एक एम्प्लॉय को थोड़े अधिकारों की भी आवश्यकता होती है, यानी जितनी जिम्मेदारी दी जाएगी उतने ही अधिकार सौंपे जाए ताकि वो कार्य का निष्पादन अच्छे से कर पाए। तो ये होता है कर्तव्य का निर्धारण करना, यानी सबको कर्तव्य बताना कि उनको जो कार्य दिए गए, उनको जो जॉब मिली है उससे जुड़े हुए उनके क्या कर्तव्य है और वो इसको किस तरह से पूरा करे। साथ में जो जैसी योग्यता वाला है उनको वैसी ही योग्यता का काम सौंपना, इस स्टेप में कार्य होता है किसी भी प्रबंधक का। अगला है वृत्तांत, यानी रिपोर्टिंग संबंध स्थापना करना। वृत्तांत या फिर जिसे रिपोर्टिंग कहते हैं, यानी जो भी एम्प्लॉइज है या जो भी मैनेजर से कार्य कर रहे हैं, तो कौन किसका बॉस बनेगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, यानी कौन अधिकारी होगा, कौन अधीनस्थ होगा, इसकी पूरी यहाँ पे चेन स्थापित होती है। मैंने आपको 14 सिद्धांतों में स्केलर चेन के बारे में बताया था, इस तरह की चेन थी, ऐसे करके ये ऊपर का अधिकारी था, यहाँ बी है, सी है, ये डी था, यहाँ पे ई, एफ, ऐसे करके एक चैन बनी हुई थी। तो इसमें जो ए होता है सबसे बड़ी अधिकारी होता है, फिर इसका अधीनस्थ बी होता है, और बी का अधीनस्थ सी होता है, सी का बड़ा अधिकारी है डी, डी के ऊपर अधिकारी होता है सी, यानी सी का अधीनस्थ है डी। इस तरह से चेन बनाना। तो वो चेन अभी इसी 4th स्टेप में ही बनती है कि कौन सा एम्प्लॉय, कौन सी पोस्ट वाला एम्प्लॉय किसको रिपोर्टिंग करने वाला है और कौन किसको ऑर्डर देने वाला है। तो जिसके पास जितने ज्यादा अधिकार होंगे वो उच्च अधिकारी होगा, और जिसके पास जितने कम अधिकार होंगे वो अधीनस्थ होगा। यही होता है, अगर अधिकार ए के पास सबसे ज्यादा होंगे तभी तो वो बॉस कहलाएगा, यानी ए के पास अधिकार है तो सबको ऑर्डर दे सकता है, बी के पास अधिकार है तो सी को ऑर्डर दे सकता है, और सी के पास अधिकार है तो डी को ऑर्डर दे सकता है, लेकिन डी के पास तो सिर्फ ऑर्डर लेने के अधिकार है, ऑर्डर देने के अधिकार नहीं है। तो इस तरह की जो चेन की स्थापना होती है वो इसी 4th स्टेप में होती है। यहीं पे एक स्केलर चेन बनती है कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, यानी अधिकार और अधीनस्थ का जो रिलेशन है वो इस 4th स्टेप में तैयार होता है, ताकि क्या है, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन किससे ऑर्डर रिसीव करना है या किसकी बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी है। एम्प्लॉयज को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एम्प्लॉयज के ऊपर 4 बॉस नहीं हो सकते, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक एम्प्लॉयज के 4 बॉस नहीं हो सकते। तो एम्प्लॉय खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको किसका ऑर्डर मानना है, किसका
सुननी है। इसलिए हर अधिक स्तर पर एक अधिकारी हो जो उसको ऑर्डर दे और वो उसको ही रिपोर्टिंग करे। तो ये यहाँ पे वर्तमान संबंध स्थापना हो जाएगी, तो कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि कौन सा अधिकारी किसके अंदर काम कर रहा है और किसके पास कितने अधिकार है। इस स्टेज में सबको अधिकार बांट दिए जाते हैं, किसके पास कितने अधिकार होंगे और किसके पास कितनी जिम्मेदारियां होंगी। अब इसमें मैंने बताया कार्य का विभाजन करने से क्या होता है, कार्य को हर कर्मचारी को बांटने से क्या होगा, इससे होगा ये कि कार्य बार बार रिपीट नहीं होगा। कार्य को हमने पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है और छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद सब एम्प्लॉइज को कार्य हमने सौंप दिए, तो इससे क्या होगा कि कोई भी कार्य दोहराया नहीं जाएगा। यानी अगर हमने पहले से तय कर लिया है कौन सा कर्मचारी क्या कार्य करेगा और सारे कार्य को हमने ढंग से बांटा है, तो कोई भी कार्य रिपीट नहीं होगा, कोई भी कार्य दोहराया नहीं जाएगा और कोई भी कार्य करने से छूट भी नहीं जाएगा, तो सारे कार्य सही समय पर पूरे भी हो जाएंगे। तो ये है संगठन प्रक्रिया के 4 कदम। पहला मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कार्य की पहचान कर लो कि कौन कौन से कार्य करने हैं तथा विभाजन यानी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। विभागीकरण का मतलब ये था कि जो कार्य में बांट दिए तो वो जो एक जैसे कार्य है उसका एक ग्रुप बना लो और फिर उसका एक विभाग बना लो। कर्तव्य का निर्धारण करना यानी सारे एम्प्लॉयज को उनकी योग्यता अनुसार कार्य को सौंपना और उनको बताना कि उनको जॉब से जुड़े हुए उनके क्या कर्तव्य होंगे यानी क्या जिम्मेदारियां होगी। अगला है वृत्तांत यानी रिपोर्टिंग करना, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, अधिकारी और अधीक्षक की एक चेन स्थापना इसी स्टेज में होती है। तो ये संगठन के 4 कदम। अब है संगठन का महत्व। संगठन का महत्व यानी संगठन क्यों जरूरी है, किस लिए संगठन किया जाता है, इसके बारे में सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला विशिष्टीकरण के लाभ। संगठन का सबसे बड़ा लाभ है विशिष्टीकरण। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया कि कार्य को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और हर कर्मचारी एक कार्य को करता है यानी हर कर्मचारी को एक ही कार्य सौंपा जाता है और उस कार्य को बार बार करता है, तो इससे उस कार्य को करने में वो एक्सपर्ट हो जाता है यानी उसमें विशिष्टीकरण आ जाता है। तो सबसे बड़ा लाभ संगठन में यही है कि कार्य को बांटने की वजह से एम्प्लॉइज में विशिष्टीकरण आ जाता है यानी कार्य को करने में वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। जैसे आप अगर एक ही काम को बार बार करते हो तो आप इसमें हैबिचुअल हो जाते हैं यानी आपकी आदत पड़ जाती है इस काम को करने की और आप उस काम को और अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि रोज एक ही काम करने से क्या है हम और अच्छे से उस कार्य को कर पाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा लाभ है विशिष्टीकरण का लाभ जो कि कार्य को बांटने की वजह से आया है। कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण, जो इसका चौथा स्टेप था रिपोर्टिंग की स्थापना करना, जो स्टेप था संगठन का, उसमें क्या वो रिपोर्टिंग कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा वो उसमें पता चल जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण है यानी जब कार्य करते समय कौन सा अधिकारी कौन सा जो एम्प्लॉय किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको ऑर्डर देगा, इसका जो पूरा रिलेशनशिप है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी जो ये एक जो संबंध बना हुआ है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको ऑर्डर देगा। तो इसकी वजह से क्या है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसको किसके पास जाना है, किसकी रिपोर्ट किसके पास रिपोर्टिंग करने जाना है, ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और किसी तरह की कोई झगड़े की बात भी नहीं रह जाएगी। और संबंध का पहले से स्पष्टीकरण होता है तो इस वजह से एम्प्लॉइज में भी कोई असंतुष्टि नहीं आती है। एम्प्लॉय को पहले से पता होता है कि उनका बॉस कौन है तो वो भी उसी हिसाब से कार्य करते हैं। तो इस सेकंड स्टेप में यही है कि कार्य सेकंड महत्व में यही है कि कार्य करते समय संबंध का पूरा स्पष्टीकरण हो जाएगा यानी जो रोल है जो रोल की पूरी क्लियरिटी होगी यानी बॉस और जो उसके सबऑर्डिनेट है या एम्प्लॉइज है उसमें बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी, कौन अधिकारी है कौन अधीनस्थ है, इसके रोल की पूरी क्लियरिटी रहेगी तो ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधनों का सबसे अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे होगा इसमें, तो इसमें मैंने आपको बताया जब कार्य बांटते हैं तो हर एम्प्लॉय या हर व्यक्ति को उसके हिस्से का एक एक कार्य सौंपा जाता है। तो कार्य क्या वापस रिपीट नहीं होता है
यदि सभी को एक एक कार्य सौंपा गया है तो संसाधन उस वजह से काफी अच्छे से काम आया करेंगे, न तो कार्य रिपीट होंगे, न तो कार्य कोई छूट जाएगा। तो एक जो संसाधन होंगे किसी भी संगठन के या किसी भी उद्यम के, उनका अच्छे से अच्छे उपयोग किया जा सकता है। जो एम्प्लॉइज होंगे वो और भी अच्छे से इनका उपयोग करेंगे, क्योंकि संसाधन जो इसमें संसाधन का अनुकूलतम उपयोग कहा गया, उसमें हमने जो काम बांटे हैं वो काम हमने कर्मचारी की योग्यता अनुसार बांटे हैं। कर्मचारी में क्या है, संसाधन ही है, मानव संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं सबका अच्छे से उपयोग करना। चीजों का तो हमने अच्छे से उपयोग कर लिया, तो मानव का भी हमने अच्छे से उपयोग किया। यानी जिस मानव के पास है, जिस कर्मचारी के पास जैसी योग्यता थी, उसको वैसा ही कार्य सौंपा गया है या सौंपा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसका भी टैलेंट ज्यादा से ज्यादा उपयोग आ पाएगा, यानी उसकी योग्यता का अधिक से अधिक हम फायदा उठा पाएंगे। तो इस तरह से संसाधनों का यहाँ पे अनुकूलतम उपयोग की बात की गई है कि चीजों के साथ साथ मानव का भी अच्छे से उपयोग किया जाए, न तो किसी कर्मचारी पर अधिक बोझ आ जाए। यानी अगर हम कार्य को नहीं बांटते तो हो सकता किसी कर्मचारी के पास बहुत ज्यादा काम आ जाए, अब किसी कर्मचारी के पास काम ना आए, या फिर एक ही काम को 3-4 कर्मचारी में बांट देते और किसी एक कर्मचारी काम को दे ही नहीं पाते या उसको बहुत छोटा सा काम पकड़ा देते। तो इस तरह से क्या है, बिल्कुल हौच-पौच हो जाती, कंफ्यूजन हो जाता कि किसको किस तरह के कार्य करने हैं। तो अगर हर कर्मचारी को एक कार्य सौंपा जा रहा है तो कार्य तो एक दोहराया नहीं जाएगा, ऊपर से कार्य रिपीट तो नहीं होगा, और साथ में किसी एक कर्मचारी पर बोझ भी नहीं आएगा सारे कार्य को करने का, और सारे कर्मचारियों का अच्छे से अच्छा उपयोग हो पाएगा, उनकी योग्यता का अच्छे से अच्छा उपयोग एक उद्यम कर पाएगा। तो यहाँ पे संसाधन का अनुकूलतम उपयोग से यही बात कही गई है। परिवर्तन का अनुकूलन यानी चेंजेस, जो बदलाव व्यवसायिक पर्यावरण में हुए, जो बाहर के वातावरण में जो भी बदलाव हुए, उस बदलावों को एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने संगठन में विभागीकरण कर लिया है। विभागीकरण यानी विभाग बना दिए, तो बाहर के जो भी बदलाव है, जिस विभाग से जुड़े हुए होंगे बस वही जाके चेंजेस करना होगा। इसके लिए पूरा संगठन का ढांचा जो तैयार किया उसमें बदलाव नहीं करने हैं। जिस सेक्टर में, जिस विभाग में बाहर की दुनिया में बदलाव हुए हैं, उसकी वजह से जिस विभाग को फर्क पड़ेगा उसी विभाग में जाकर थोड़ा सा चेंजेस करना है। यानी अगर मार्केटिंग, बाहर का एडवर्टाइजमेंट का तरीका बदल रहा है, एडवर्टाइजमेंट के तरीके बदल रहे, तो हमें जाकर सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर एडवर्टाइजमेंट करने के तरीके को बदलना होगा। इसके लिए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। तो परिवर्तनों का अनुकूलन यानी परिवर्तनों को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? किसकी वजह से? संगठन की वजह से। अगला है प्रभावी प्रशासन। हमने परिवर्तनों का अनुकूलन पढ़ दिया, अब बचे है 3 पॉइंट: प्रभावी प्रशासन, क्रमिकों का विकास और विकास एवं विस्तार। तो पहला है 5वां पॉइंट है प्रभावी प्रशासन। प्रशासन यानी क्या? प्रशासन यानी वहां के जो भी प्रबंधक है वो, तो उनका भी प्रशासन कैसा होगा? अच्छा होगा, प्रभावी होगा। काम को उन्होंने सही ढंग से बांटा है, सब एम्प्लॉइज काम सही ढंग से कर रहे हैं, सब में विशिष्टीकरण भी आ रहा है, काम को करने में काम भी सारा सही समय पर पूरा हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इससे क्या होगा? वहां का प्रशासन अच्छा और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी हमने काम को सही ढंग से बांटा, फिर विभागीकरण किया, कार्य की पहचान अच्छे से की गई, सबको रोल्स अच्छे से दिए गए, कौन क्या कार्य करेगा उसकी योग्यता अनुसार उसको कार्य सौंपे गए। जब सारे कार्य सही ढंग से हुए तो वहाँ का प्रशासन ऑटोमेटिक अच्छे से अच्छा हो जाएगा और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। यानी किसी भी संगठन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वहाँ का प्रशासन और भी अच्छा होगा। प्रभावी प्रशासन जो है, वहाँ पे कौन किसको ऑर्डर देने वाला है, कौन किसको ऑर्डर लेने वाला है, तो एक रिस्पेक्ट का भी बना रहेगा कि कौन किसको किससे, जैसे जहाँ पे एक ऑफिस में होता है तो बॉस को सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो कौन किसको रिस्पेक्ट देगा, किस तरह की रिस्पेक्ट लेनी है, देनी है, किसको ऑर्डर देना है, लेना है, रिपोर्टिंग करनी, ये सारे रूल लिया गया। तो वहाँ का प्रशासन में हारमोनी बनी रहेगी, यानी समन्वय बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, जिससे क्या वहाँ पे कोई झगड़े या किसी तरह की फालतू काम नहीं होंगे और सारे कार्य सही समय पर पूरे होंगे। और उस वजह
भी प्रभावी बन जाएगा ऑटोमेटिक। आगे है कार्मिकों का विकास, वहाँ के जो एम्प्लॉय है उनका विकास होगा। कैसे? हर एम्प्लॉय को उनकी योग्यता अनुसार कार्य सौंपा जाएगा। एक कार्य एक एम्प्लॉय को सौंपा जाएगा। उस कार्य को करते समय जो एम्प्लॉय है, जब उसको एक ही कार्य सौंपा गया तो उस कार्य को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा, यानी उसके पास कार्य का बोझ नहीं होगा। अगर किसी के ऊपर कार्य का बोझ होता है ना, तो वो कार्य ढंग से नहीं कर पाते, बस वो कैसे भी करके कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसमें ना तो कुछ नया सोचते हैं, ना नया सोचने का टाइम होता है, क्रिएटिव सोचने का टाइम भी नहीं होता है। तो जैसा उनको आ रहा है वैसा वो कार्य पूरा कर देते हैं एक बार में। लेकिन अगर एक व्यक्ति को एक ही कार्य सौंपा जा रहा है तो वो उस कार्य को पूरा करने में अपने नए नए विचार लगाता है, क्रिएटिव सोच, नए आइडियाज लगाता है, जिससे उनका खुद का भी विकास होता है और संगठन का भी विकास होता है। तो इस वजह से क्रमिका का विकास यही बात कहती है कि सबको एक कार्य सौंपने से उन्हें खुद में विशिष्टीकरण आ जाता है और उस कार्य को नए नए तरीके से करने के नए आइडिया सोचते हैं, जिससे उनका खुद का विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई निबंध लिख रहे हो, अगर आपको मैं 15 मिनट देती हूँ एक निबंध लिखने के लिए, तो 15 मिनट में आप नई नई चीजें सोचोगे उस निबंध के बारे में। कोई भी एक निबंध दिया तो 15 मिनट में आप नई नई चीजें सोचोगे कि आप क्या अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन 15 मिनट में जब मैं आपको 2 निबंध लिखने के लिए दूंगी तो आप नया कुछ नहीं सोच पाओगे। पहले से जो आपको रटा है, याद है, आप फटाफट उसको लिखने की कोशिश करोगे कि आपको 2 लिखने, आपके प्रकार का बोझ जो है बढ़ गया, तो आप कुछ नया नहीं लिख पाओगे। जो आपने घर से रट के आए हो फटाफट वही लिखने की कोशिश करोगे, ना नया आइडिया लगाने की भी कोशिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जब कार्य को एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपा जाता है तो उसके पास कार्य का इतना बोझ नहीं आता है और कार्य को करने, इस वजह से कार्य को करने के नए नए तरीके ढूंढ पाता है। जो भी एम्प्लॉय से कार्य को नए नए करने के तरीके ढूंढता है, जिसकी वजह से उसका दिमागी विकास भी होता है और उसका खुद का विकास भी होता है। अब विकास एवं विस्तार, यहाँ पे कंपनी के विकास और विस्तार की बात हो रही है। जब कंपनी में सारे एम्प्लॉय अच्छे से कार्य करेंगे, काम को अच्छे ढंग से बांटा गया है, विशिष्टीकरण आ गया है, कंपनी में सारे कार्यों में विशिष्टीकरण है, तो इस वजह से कंपनी ऑटोमेटिक क्या है, ग्रोथ करेगी, कंपनी ऑटोमेटिक ऊंचाइयों तक जाएगी, कंपनी का काम बहुत अच्छा होगा और कंपनी ऊंचाइयों को छू लेगी, यानी कंपनी जो है एक सक्सेस की राह पर चल पड़ेगी। जब एक कंपनी में सब लोग अच्छे से कार्य करते हैं, सारे कर्मचारी जो है विशिष्टीकरण एक्सपर्ट तरीके से कार्य करे, सब अपने अपने नए आइडिया, नए दिमाग का आइडिया लगाए, तो कंपनी का ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाता है, यानी कंपनी में सब कुछ अच्छा होने लगता है और कंपनी की ग्रोथ होने लगती है, कंपनी अपनी सफलता की तरफ चलने लगती है। इससे कंपनी का भी अच्छा हो जाता है और कर्मचारियों का भी। विकास एवं विस्तार में मैंने आपको समझा दिया कि कंपनी आने वाली जो भी चैलेंजेस आएंगे बाहर के पर्यावरण की वजह से, जो भी कंपनी को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे या परेशानियां का सामना करना पड़ेगा, तो उस परेशानी को बहुत अच्छे से सामना करते हुए आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि वहाँ के कर्मचारी सबसे अच्छे हैं। जिस संगठन के कर्मचारी अच्छे होते हैं या निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, उस कंपनी को सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये विकास और विस्तार से यहाँ कंपनी की बात हो रही है, काम को बांटने से, विशिष्टीकरण आने से, विभाग बनाने से कंपनी और अच्छे से परिस्थितियों का सामना कर पाएगी। कार्मिका का विकास मैंने समझा दिया कि काम को बांटने से हर व्यक्ति एक कार्य पर ध्यान देगा, अपने नए नए आइडियाज लगाएगा और कुछ अच्छा ढंग से सोचने की कोशिश करेगा और कार्य को और बेहतरीन करने की कोशिश करेगा, जिससे उसका खुद का भी विकास होगा। प्रभावी प्रशासन में भी समझा दिया कि इसमें सब लोग जब एक साथ समन्वय से काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, तो इससे वहाँ का प्रशासन अच्छा बना रहेगा और स्वस्थ बना रहेगा। परिवर्तन अनुकूलता में मैंने बताया कि चेंजेस को एक्सेप्ट करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि विभागीकरण हो गया है, तो जिस विभाग में बदलाव करने सीधा वही विभाग में जाकर बदलाव करने की जरूरत होगी। सारे पूरे संगठन का जो बना हुआ ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ चेंजेस करने सीधा वहीं जाके चेंजेस किया जा सकता है, तो परिवर्तनों को एक्सेप्ट करने में आसानता हो जाएगी। संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग, यानी कार्य रिपीट नहीं होंगे, तो संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा। सब और जो कर्मचारी है उनके पर ना हो जाएगा, ना कोई कर्मचारी खाली बैठा रहेगा, सब कर्मचारी अपना कार्य करते रहेंगे और अपनी योग्यता अनुसार जो उन्हें कार्य सौंपा जाता है तो वो
अधिकार देश तक की जो चेन की स्थापना होने से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा। और सबसे पहला था विशिष्टीकरण के लाभ, यानी जब एक कार्य एक व्यक्ति को सौंपा जाता है उसकी योग्यता अनुसार, तो उस कार्य को लगातार करने से उसमें एक्सपर्टनेस आ जाती है। तो ये है एक संगठन के सारे महत्व। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल पढ़ेंगे। तो संगठन के पॉइंट्स आप बुक से भी पढ़ लेना और इन सब पॉइंट्स को नोट्स कर लेना।